ओम ब्रह्मदक्ष अश्वी देवेशि भरद्वाजी पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की क्लास स्टार्ट करेंगे। अपनी अब तक की सतत संहिता अध्ययन की क्लास में हमने सिर्फ जितने भी स्थान हमें बताए गए हैं, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, इन सब की हमने विषय सूची देखी है और ये देखा है कि सामान्य रूप से इन अध्यायों में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे चिकित्सा स्थान की विषय सूची। उसमें देखेंगे हम कि चिकित्सा स्थान में हमें किन किन विषयों का वर्णन मिला है। जैसा कि मैं हर बार ही आपसे बोलती हूँ कि सिर्फ चिकित्सा स्थान में चिकित्सा नहीं बताई गई है, सूत्र में, निदान में, विमान में, इनमें भी चिकित्सा बताई गई है। और ये चीज़ हमने तब भी देखी थी जब हम इसकी विषय सूची देख रहे थे। तो चिकित्सा स्थान जो है उसमें एक्चुअल में सारी डिजीज़ की चिकित्सा बताई जाएगी, चिकित्सा के सिद्धांत बताए जाएंगे। अब चिकित्सा स्थान जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या है कि वो ज्वर चिकित्सा से स्टार्ट ना हो करके उससे पहले हमें वर्णन मिलता है रसायन और बाजीकरण का। तो कभी कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि जब चिकित्सा स्थान है तो इन्होंने हमें रसायन बाजीकरण का वर्णन यहाँ पे क्यों करा हुआ है। ठीक है, वो चाहते तो डायरेक्ट ज्वर चिकित्सा से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा है कि ज्वर चिकित्सा से स्टार्ट ना करके पहले के जो 2 अध्याय हैं उनको उन्होंने 4-4 पादों में डिवाइड करा है और ये 4-4 पाद जो हैं रसायन और बाजीकरण के हैं। तो इसका उत्तर भी आचार्य जो है वो खुद ही देते हैं। तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि अगर हम चरक का ये देखें कि चरक के अकॉर्डिंग जो उन्होंने हमें उसका प्रयोजन बताया है, तो प्रयोजन उन्होंने हमें सूत्र स्थान में क्या बताया था, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर विकार प्रशमनम। यानी कि क्या, जो चरक थे उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो थी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखना। ठीक है, यानी कि चरक जो थे वो हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते थे कि आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करो, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में फॉलो करो जिससे कि आप क्या है कि बीमार ही ना पड़ो। इसीलिए उन्होंने क्या करा था कि ज्वर का वर्णन करने से पहले, ज्वर चिकित्सा का, उससे पहले उन्होंने रसायन बाजीकरण का वर्णन करा, क्योंकि रसायन बाजीकरण में जो जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, जिन जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्या है कि स्वस्थ वृत्ति की दृष्टि से तो यूज़ होती ही हैं और साथ ही चिकित्सा पर्पस से भी होती है। अगर सिंपली हम बात करें रसायन में जैसे कि हरितकी का वर्णन आया है, ठीक है, हरितकी रसायन आया है, अभिया का वर्णन आया है, आम्लकी का वर्णन आया है। तो आपको पता है कि ये हरितकी है, जो आंवला है, ये क्या होते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए तो यूज़ होते ही हैं, साथ ही ये डिजीज़ कंडीशन में भी होते हैं। सिंपली अगर हम हरितकी की बात करें तो हरितकी को आपको पता है कि वो एज अ रसायन यूज़ होती है। ऋतु हरितकी का हमें रेफरेंस मिलता है रसायन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या है कि रसायन चिकित्सा में कैसे यूज़ होती है, जैसे अतिसार में हमने बोला है कि उसको शून्य करके हम लेते हैं। वो क्या करती है, वात का अनुलोमन करती है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, वात के अनुलोमन के लिए उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा, मैंने जो हम बाजीकरण चिकित्सा पढ़ते हैं उसमें आता है शिलाजतु के बारे में। तो शिलाजतु के बारे में आप लोग पहले से ही परिचित हैं कि एक कॉमन मैन उसे कैसे अपनी बाजीकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए कैसे वो एक मेडिकल स्टोर से जा कर के सिंपल वो शिलाजीत खरीद के खा रहा होता है। ठीक है, तो शिलाजीत का मेन पर्पस क्या है, बाजीकरण करना है, लेकिन एक वैद्य को ही उसकी वैल्यू पता है। ठीक है, आम जनमानस में क्या फैला हुआ है कि शिलाजीत जो है वो सिर्फ मेल के लिए बनी हुई है, फीमेल उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट ही इस तरीके से करा जाता है कि शिलाजीत को हमेशा सेक्सुअल पावर इन्हेंस करने के लिए ही आम जनमानस में ऐसे उसको प्रमोट करा जाता है। लेकिन जब हम
प्रमेह की चिकित्सा पढ़ते हैं, मधुमेह की चिकित्सा पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पे कि शिलाजतु जो है वो एज अ रसायन के रूप में भी यूज़ हुआ है प्रमेह की चिकित्सा में, मधुमेह की चिकित्सा में। अब आप ये सोचिए कि प्रमेह और मधुमेह अगर किसी फीमेल पेशेंट को हुआ है तो आप उसे शिलाजीत तो चलाएंगे ही ना। अब अगर पेशेंट जो है, अगर आप किसी फीमेल को शिलाजीत लिख दो तो पेशेंट के सामने से क्वेरी आती है कि मैम आपने ये हमें क्यों दे दी, ठीक है। इवन कि आप अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके भी लिख करके देंगे तो क्या है कि जो शॉपकीपर होता है वो भी उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब कि ये तो किसके लिए चाहिए आपको ये, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें खुद के लिए चाहिए, तो वो शॉपकीपर भी उन्हें ज्ञान देने लग जाता है कि अरे कि ये तो मेल के लिए होती है या आपको क्यों लिखी होगी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है कि एक आयुर्वेद को लेकर के लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जो चीज़ें उनके माइंड में जिस तरीके से चले गई हैं वो वैसे ही चली आ रही हैं, ठीक है। उनके माइंड में ये चले गया है कि शिलाजीत जो है वो सिर्फ सेक्सुअल पावर के लिए यूज़ होता है, तो वो अभी तक वैसा ही चले आ रहा है। तो ये हम वैद्य लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम एक आम जनमानस को अवेयर भी करें इस चीज़ के लिए कि जो शिलाजतु है वो सिर्फ और सिर्फ वाजीकरण के पर्पज़ से या फिर सेक्सुअलिटी बढ़ाने के पर्पज़ से नहीं है, उसके अदर बेनिफिट्स भी हैं। इसी तरीके से जो च्यवनप्राश आता है, जो ये अवले आते हैं डिफरेंट तरीके के, उसको भी लोगों ने क्या करा है कि बिल्कुल ही वैसे यूज़ कर लिया है नित्य सेवन के रूप में। अब जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश भी इस तरीके से टीवी में आकर के बिकता है, और अगर हम उसकी चीज़ें देखें, उसके गुणधर्म के बारे में पढ़े, तो वो कांस में, श्वास में, उसको कैसे हमें अग्नि का विचार करते हुए, ऋतु का विचार करते हुए उसका यूज़ कराना है। लेकिन लोग होता क्या है कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं छोटे से च्यवनप्राश का भी, ठीक है। तो ये तो बात हुई च्यवनप्राश इन सब चीज़ों को लेकर के। हमारा मेन जो पॉइंट चल रहा था वो ये चल रहा था कि ज्वर चिकित्सा से पहले उन्होंने रसायन बाजीकरण क्यों दिया। तो रसायन बाजीकरण पहले देने का सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ उनका इतना ही है क्योंकि चरक जो होते हैं, चरक जो हैं वो क्या करते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, इस चीज़ को फॉलो करते हैं। यही उनका पहला वो है, पहला मोटो है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा है कि चिकित्सा बचाने से पहले हमें रसायन बाजीकरण का वर्णन करा हुआ है, जिससे कि हम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम इस वाले सिद्धांत को उनके फुलफिल कर पाएँ। तो अब हम आगे इसके देखेंगे कि रसायन में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि रसायन और बाजीकरण, ये जो अध्याय हैं इन्हें 4-4 पादों में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा हमने जब सूत्री स्थान पढ़ा था, हमने क्या देखा था, सूत्री स्थान के जो 30 अध्याय हैं उनको क्या करा गया है, 4-4 चतुष्क में और 2 संग्रहद्वय में डिवाइड करा गया है। इसी तरीके से ये जो रसायन और वाजीकरण है, इनको भी, इन चैप्टर्स को भी क्या करा गया है, 4-4 के पाद में डिवाइड करा है। तो रसायन जब हम अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें हम पर्टिकुलरली, होता तो एक चैप्टर है लेकिन उसके अंदर हम 4 चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो रसायन पाद का जो सबसे पहला पाद है उसका नाम है अभिया आम्लकी रसायन पाद, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, भेषज के पर्याय हमें देखने को मिलते हैं, भेषज के भेद हमें देखने को मिलते हैं, अभेषज क्या है उसके बारे में पता चलता है। जो द्विविध हमें भेषज बताई है उसके गुणधर्म हमें देखने को मिलते हैं, उसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। रसायन सेवन के क्या गुण हैं वो हमें पता चलता है, रसायन का क्या लक्षण है, वाजीकरण का क्या लक्षण है। अब देखिए रसायन और वाजीकरण का लक्षण पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि आचार्यों ने हमें कुछ रसायन और कुछ वाजीकरण द्रव्य तो बता दिए, लेकिन क्या सिर्फ उतने ही रसायन वाजीकरण हैं, क्या अदर भी कोई चीज़ रसायन वाजीकरण में आ सकती है, उसके लिए हमें रसायन और वाजीकरण का पर्टिकुलर लक्षण पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो संहिताकार थे, हमारे जो आचार्य थे, उनको ये कभी भी, उनके लिए ये कभी भी अच्छा नहीं था कि उनके जो शिष्य हैं वो सिर्फ कुछ रटी रटाई चीज़ें ही पढ़ें। इसीलिए उन्होंने क्या करा है कि हर चीज़ से रिलेटेड कुछ सिद्धांत दिए हैं। जैसे यहाँ पे भी उन्होंने हमें रसायन और वाजीकरण के लक्षण हमें बता दिए, ये हमें बता दिया कि कौन सी चीज़ जो है वो रसायन की तरह वर्क करेगी, कौन सी चीज़ वाजीकरण की तरह वर्क करेगी, किसको हम रसायन बोलेंगे, किसको हम वाजीकरण बोलेंगे। इससे होता क्या है कि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमें जो चीज़ आचार्यों ने बताई है उससे अदर हम कौन कौन सी चीज़ें रसायन और वाजीकरण में इंक्लूड
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें तभी पता होती है जब हम एक एक कोटेशन को पढ़ते हैं, उसको समझ करके। फिर इन्होंने हमें ये बताया है कि चिकित्सा का क्या अर्थ है, अभेषज के क्या लक्षण हैं, रसायन प्रयोग करने की जो 2 विधि बताई हैं वो क्या हैं, कुटी प्रावेशिक विधि क्या होती है, रसायन प्रयोग से पहले हमें कोष्ठिका शोधन करना है, ये इन्होंने हमें बताया है। अब आप ये सोचिए कि कॉमन पर्सन क्या करता है, च्यवनप्राश का यूज़ करता है, लेकिन च्यवनप्राश रसायन का यूज़ करने से पहले क्या उसकी कोष्ठिकी शुद्धि होती है? अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी रसायन का सेवन कर रहा है, च्यवनप्राश का तो वो करता ही करता है। और फिर आकर के वो क्या कहते हैं कि हमने इतना इतना च्यवनप्राश खा लिया, फिर भी हमें कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो ये बेनिफिट ना मिलने का कारण क्या है कि रसायन प्रयोग से पहले उनके कोष्ठिकी शुद्धि हुई ही नहीं है। ठीक है, अब कोष्ठिकी शुद्धि करने के लिए भी हमें पर्टिकुलर किन चीज़ों का यूज़ करना है, पर्टिकुलर आचार्यों ने एक योग बताया है हमें। ठीक है, कि हमें प्रॉपर कौन से योग का यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर हम ये रसायन चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो हम किसी में भी रसायन चिकित्सा यूज़ नहीं करवा पाएंगे। फिर इसके बाद उन्होंने हमें हरितकी के गुण बताए हैं। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि हरितकी के गुण तो हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं, हरितकी के गुण हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन हम उनको यूज़ किस तरीके से करते हैं ये भी एक मैटर करता है। ठीक है, फिर उन्होंने हमें ये बताया है कि हरितकी सेवन किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, जबकि आजकल होता क्या है कि लोगों को हरितकी के बारे में 1-2 बेनिफिट्स पता चलते हैं और वो खुद से ही उसका सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है कि आम जनमानस में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि लोग जो है हरितकी जैसी छोटी चीज़ का भी सेल्फ मेडिकेशन ना कर पाएँ। ठीक है, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमने खुद से शास्त्र पढ़ा हो, शास्त्र की एक एक चीज़ पढ़ी हो। ठीक है, अभी हम में से ही बहुत से वैद्य ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि हरितकी का सेवन हमें कहाँ नहीं करना है, किन किन कंडीशन में नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को सोच करके हमें बहुत लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से हमें इस तरीके से गाइडेंस नहीं मिली होती है, और गाइडेंस मिली भी होती है तो यूजी का लेवल ऐसा होता है कि उस टाइम पे हम लोग को पढ़ाई से ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे हमें तफड़ी वगैरह भी मारनी होती है, तो हमें इस चीज़ को लेकर के कभी भी इन्फीरियर नहीं करना, अपने को इन्फीरियर फील नहीं करवाना है कि हमें ये चीज़ें इतने टाइम के बाद जा कर के पता चल रही हैं। ठीक है, हमें ये है कि जब हमें पता चल रही है तब से हमने उनका यूज़ करना स्टार्ट करा कि नहीं करा, वो भी मैटर करता है। ठीक है, अभी जैसे हरितकी के इन्होंने गुण बताए हैं, उसका सेवन किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए वो बताया है। फिर आमलकी के गुण बताए हैं। ठीक है, फिर भेषज ग्रहण करने की क्या विधि होनी चाहिए वो बताया है। फिर इसके बाद इन्होंने पहले अध्याय में अभ्याम्लकी रसायन पाद में इन्होंने हमें प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, आम्लकी रसायन, हरितकी आदि योग, हरितकी आदि अपर योग ये बताए हैं। और अंत में इन्होंने रसायन सेवन करने के क्या गुण होते हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, उसका वर्णन करते हुए इन्होंने क्या करा है कि रसायन पाद के प्रथम पाद अभ्याम्लकी पाद को इन्होंने यहाँ पे समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अगर आपने सिर्फ रसायन का पहला ही पाद पढ़ा तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि भेषज क्या है, अभेषज क्या है। ठीक है, भेषज को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो हम भेषज कल्पना भी तब पढ़ के आ जाते हैं। ठीक है, भेषज कल्पना तक हम पढ़ के आ जाते हैं, फिर भी हमें भेषज की मीनिंग नहीं पता होती है। भेषज का मतलब हमारा सिर्फ दवाइयों से नहीं है, भेषज का मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जो रोग के भय को दूर करे। ठीक है, रोग भयम जयति इति भेषजम, ये कोटेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब रोग के भय को जो भी दूर करे उसको हम भेषज बोल रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों में से किसी की काउंसलिंग इतनी अच्छी हो कि वो सिर्फ काउंसलिंग करके ही पेशेंट के मन में जो उसकी व्याधि का भय बैठा हुआ है उसको वो दूर कर दे, तो उसके लिए जो भेषज हो जाएगी वो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। आपने देखा है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो लोग करते क्या हैं, सिर्फ माइंड को रिलैक्स करने वाली कुछ मेडिसिन्स दे देते हैं, बाकी वो जो करते हैं पूरा वर्क किससे करते हैं, अपनी काउंसलिंग से ही तो करते हैं ना। और उनकी काउंसलिंग के बाद पेशेंट ठीक भी होता है।
ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वैद्य ऐसे होते हैं या फिर डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन्स तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं और बहुत टॉप क्लास की मेडिसिन्स लिख देंगे, लेकिन वो पेशेंट की काउंसलिंग ही नहीं कर पाते। पेशेंट के मन में जो उसके रोग को लेकर के जो भय व्याप्त है वो उसको ही दूर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा दी गई मेडिसिन वर्क ही नहीं करती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भेषज का मतलब सिर्फ टैबलेट से, सिरप से, आशा वरिष्ठ से नहीं है। भेषज से मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो व्यक्ति के रोग के भय को दूर करे। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे उसमें देव्यपाश्रय चिकित्सा आती है, सत्वजय चिकित्सा आती है। ठीक है, देव्यपाश्रय चिकित्सा में आप पेशेंट को कोई मेडिसिन थोड़ा ना दे रहे हैं खाने के लिए, उसकी में तो आप उसको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे प्रमेह का जो रोगी होता है उसको गौ सेवा करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ के उसके रोग के भय जो होता है वो दूर होता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी इस रसायन पाद में पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हमने भेषज तो देख लिया, अभेषज क्या है उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। फिर हरित की इतनी छोटी सी चीज़ जिसका कि हम सभी वैद्य कभी ना कभी यूज़ करते ही हैं और हमारे पेशेंट भी कभी ना कभी यूज़ करते ही होंगे, तो उसको कैसे यूज़ करना है, किसको उसका यूज़ नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें देखने को मिलेगा। च्यवनप्राश जो कि इतना कॉमनली मार्केट में बिल्कुल बिकता है बिल्कुल धड़ल्ले से, तो वो किस किस लोगों को लेना है, किसको नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर आता है इसका रसायन पाद का ही दूसरा पाद, प्राणकामी रसायन पाद। ठीक है, इसमें इन्होंने हमें ये बताया है कि रसायन अगर कोई ले रहा है तो उसके क्या फल होंगे। शरीर दोष निमित्तानि परिहरन रसायनम उपयुंजित, यानी कि शरीर में जो दोष है उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, रसायनों का यूज़ करते हैं। फिर इसमें इन्होंने हमें आम्लक घृत, आम्लक अवलेह, आम्लक चूर्ण, अब देखिए इस चैप्टर में उन्होंने आंवला से रिलेटेड इतने सारे रसायन बता दिए हैं। ठीक है, फिर विडंग अवलेह, अपर आम्लक अवलेह, नागबला रसायन। ठीक है, हम में से कई लोग जो है वो पीजी की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो उसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागबला रसायन जो है वो कौन से पाद में आया हुआ है। ठीक है, तो ये आया है हमारे अभिआम्लकी के दूसरे पाद यानी कि प्राणकामी अध्याय में। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है नागबला रसायन क्या है। फिर बला आदि रसायन बताए गए हैं, भल्लातक क्षीर, भल्लातक छौर, भल्लातक तेल। ठीक है, भल्लातक के गुण बताए हैं और इनके सेवन के क्या हमें रिजल्ट मिलेंगे वो बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने प्राणकामी अध्याय ये देखा, इसमें हमें एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें नागबला रसायन आया है और भल्लातक रसायन का वर्णन आया है, क्योंकि ये जो है ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है कि कौन सा जो योग है वो कहाँ बताया गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में इसका नाम है कर प्रचीतीय रसायन पाद। इसमें इन्होंने हमें आम्लक रसायन, केवल आम्लक रसायन, लौह रसायन और इसमें जो मेन आया है इसमें हमें 4 मेद्य रसायनों के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये 4 मेद्य रसायन कौन से हैं वो आप देखिएगा, वो आप अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई गृहिणी का पेशेंट आता है, उन्माद का पेशेंट आता है, अपस्मार का पेशेंट आता है। ठीक है, आपको पता है कि गृहिणी अगर किसी की दुष्ट होती है तो गृहिणी का जो अवयव है यानी कि गृहिणी का अवयव जो मस्तिष्क होता है उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। और अगर गृहिणी चिकित्सा में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गृहिणी पे वर्क करने वाली मेडिसिन से दे रहे हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, उसकी गृहिणी पे वर्क करने वाली मेडिसिन्स के साथ साथ कुछ आपको मेद्य रसायन भी उसमें ऐड ऑन करने हैं। ठीक है, अब मेद्य रसायन में आपको कौन से यूज़ करने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो चरक ने जो ये 4 मेद्य रसायन बताए हैं इनका यूज़ कर सकते हैं और ये 4 मेद्य रसायन ऐसे हैं जो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने यष्टि मधु का चूर्ण बोला है। यष्टि मधु का चूर्ण आप ऑल ओवर इंडिया में जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर किसी में ही उसका विचार करना है।
लेकिन आपको क्या करना है कि जब आपके पास कोई गृहिणी का पेशेंट हो या फिर उन्माद अपस्मार एंजाइटी का पेशेंट हो, तो उनमें आपको मेद्य रसायन का विचार करते हुए चलना है और इन मेद्य रसायनों का उसे यूज़ करवाना है उसकी अग्नि बल को देखते हुए, व्याधि बल को देखते हुए, उसकी उसकी एज को देखते हुए, काल को देखते हुए। ठीक है, तो इस वाले अध्याय में हमें 4 मेद्य रसायनों का वर्णन देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन भी बार बार पीजी में पूछा जाता है कि मेद्य रसायन कौन कौन से हैं और इनका रेफरेंस कहाँ आया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें हमें पिपली रसायन के बारे में देखने को मिलेगा, पिपली वर्धमान रसायन देखने को मिलेगा, त्रिफला रसायन, त्रिफला जो कि इतना कॉमनली यूज़ होता है, इतना कॉमनली यूज़ होता है कि लोग उसका मिसयूज़ करके अपने इंटेस्टाइन की बैंड बजा देते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, इसके अलावा त्रिफला रसायन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इनका वर्णन आया है। फिर इसमें आया है शिलाजतु रसायन का वर्णन। ठीक है, तो शिलाजतु कैसे यूज़ करना है, शिलाजतु का यूज़ क्या सिर्फ बाजीकरण के पर्पज़ से होता है। ठीक है, आप ये सोचिए कि शिलाजतु को ज़्यादातर यूज़ करा जाता है बाजीकरण के पर्पज़ से और उसका वर्णन ही जबकि रसायन वाले पाद में आया हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना मिसकंसेप्शन फैला हुआ है लोगों के बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट हमारा जो चैप्टर है रसायन पाद का वो है आयुर्वेद सम उत्थानीय रसायन पाद। ठीक है, इसमें हमें ये बताया गया है कि द्रोणी प्रावेशिक रसायन क्या है, इंद्रोक्त रसायन क्या है, कुटी प्रावेशिक रसायन से रिलेटेड, मतलब कि इसमें हमें ये चीज़ बताई गई है कि जो लोग कुटी प्रावेशिक रसायन नहीं कर सकते हैं उनके लिए वात आतपिक रसायन सेवन की विधि बताई गई है। अब हर कोई तो है नहीं कि वो जा कर के कुटी में 1-1.5 महीने के लिए बैठे और वहाँ पे वो रसायन का सेवन करे, तो उनके लिए भी तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना। तो आप ये सोचिए कि शास्त्रों ने हमें हर चीज़ के लिए गाइडलाइन दी हुई है। ठीक है, हमारी गलती क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसमें उन्होंने हमें आचार रसायन के बारे में बताया है। आप ये सोचिए कि अगर आप पेशेंट को कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आचार रसायन बता रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर आपने जमदग्नि सर के कभी लेक्चर सुने होंगे तो उसमें सर क्या बोलते हैं कि आप पेशेंट को मेडिसिन तो दीजिए ही, साथ में आप उसे दिनचर्या बताइए, आप उसमें आचार रसायन से रिलेटेड उसे 1-2 चीज़ें बताइए और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपके रिज़ल्ट में कितने चेंजेस होते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस आपको देखने को भी मिलेंगे क्योंकि आचार रसायन से होता क्या है कि डायरेक्ट हमारे मन पे इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, मन पे इफ़ेक्ट आएगा और आपको पता ही है कि मन का कितना बड़ा रोल प्ले होता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। ठीक है, तो आचार रसायन के बारे में हमें इसमें देखने को मिला है। मन शरीर की शुद्धि किस तरीके से होगी, रसायन की सिद्धि कैसे होती है, इसका वर्णन मिला है। प्राणाचारी क्या होता है उसका वर्णन किया हुआ है। आयुर्वेद का उपदेश करा हुआ है, यानी कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ उसका वर्णन फिर से अगेन करा गया है यहाँ पे। और इस तरीके से इन्होंने क्या करा हुआ है कि ये जो चौथा पाद है आयुर्वेद सम उत्थानी, उसका भी वर्णन इन्होंने यहाँ पे करते हुए समाप्त इसको करा हुआ है। ठीक है, अभी जो है फ़िलहाल के लिए हम यहीं पे ही रुकेंगे। कल जो है हम बाजीकरण अध्याय से करेंगे। तब तक आप खुद से संहिता अध्ययन करते रहिए। जितना आप संहिता अध्ययन करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस जो है वो इन्हेंस होगी और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी अपनी प्रैक्टिस में कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संहिता आपको वो सब कुछ देगी जो आप उससे मांगेंगे। ठीक है, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मैंने संहिता से जितना चीज़ मांगी है उन्होंने मुझे हमेशा दी है। तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करके देखिए, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप जिस चीज़ से रिलेटेड संहिता से मांगेंगे वो आपको देगी वो चीज़, भले ही कुछ टाइम के बाद दे, लेकिन देगी ज़रूर। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं पे रुकेंगे। फिर इसके आगे का जो है वो या तो इवनिंग की क्लास में करेंगे, अगर इवनिंग की क्लास नहीं होती है तो फिर कल की मॉर्निंग की जो क्लास रहेगी उसमें हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी रहेगी, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आप अध्ययन करके उसमें अपनी क्वेरीज डालेंगे, उससे आपका ही बेनिफिट होगा। क्योंकि
इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं आपकी क्लास ले लूँ और आप उस क्लास को सुन लें और आप खुद से ना पढ़ें। आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि दूसरा तो हमें समझा ही देता है। जब तक हम खुद से नहीं पढ़ते हैं, खुद से हमारी और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उस चीज़ को समझते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप सिंपली उसकी संस्कृत की कोटेशन पढ़ के फिर उसकी हिंदी पढ़िए, ठीक है? हिंदी पढ़ के फिर वापस से उसकी संस्कृत पढ़िए। तो ऐसे करके क्या होगा कि धीरे-धीरे करके आपको फिर संस्कृत से ही वाक्यों की हिंदी लगाना उसकी आ जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए फ़िलहाल रोकते हैं और कल इसके आगे का करेंगे। थैंक यू।